हाय, वेलकम टू द प्रॉब्लम सेशन फ्रॉम एस.सी. वर्मा। और आज के क्लास में हम न्यूटन्स लॉ एस.सी. वर्मा का चैप्टर 5 की प्रॉब्लम्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली पार्ट 3 ऑफ द प्रॉब्लम सेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ एस.सी.बी. तो पार्ट 2 में हमने देखा था, हमने प्रॉब्लम नंबर 16 तक डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 17 ऑनवर्ड्स लेंगे फ्रॉम चैप्टर 5 एस.सी.बी. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 17 is saying a block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of a spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 17 में आपसे कहा गया है कि एक स्प्रिंग है, सीलिंग से अटैच है, और तुमने उस पर 2 kg के ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया है। और जब आप 2 kg का ब्लॉक सस्पेंड करोगे तो स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन होगी, ये प्रॉब्लम का पहला पार्ट है। और फिर आगे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपार्ट फ्रॉम 2 kg एक और 1 kg का एडिशनल मास लाके सस्पेंड कर देते हो ना, 2 kg के साथ एक और 1 kg को लाके जोड़ देते हो, सस्पेंड कर देते हो, तो फर्दर इलोंगेशन कितना होगा, स्प्रिंग और कितना स्ट्रेच करेगी। ठीक है, तो देखिए, यहां जो फंडामेंटल यूज होना है वो स्प्रिंग फोर्स का यूज होना है। वी नो कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी के एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स क्या होता है उसकी इलोंगेशन। तो मान लो आपकी ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है और पहले ही अपनी नेचुरल लेंथ में थी और आपने इस पे एक 2 kg के ब्लॉक को लाके सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 2 kg के ब्लॉक को लाके सस्पेंड कर दिया और से ये इलोंगेट हो गई। कितनी इलोंगेट हो गई, कुछ भी आप मान लो, से एक्स नॉट। ठीक है, इसका इलोंगेशन कितना हो गया, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इज द इलोंगेशन, एक्स नॉट इज द इलोंगेशन व्हेन द मास सस्पेंडेड एट 2 kg। अब अगर आप यहाँ एफबीडी बनाते हो, किसका, 2 kg का ना, इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे तो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगी, कितने मैग्नीट्यूड की, कि एक्स नॉट। क्योंकि आप इसे ऊपर बना रहे हो तो यहाँ माइनस मत लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी आप डायरेक्शन एरो से दिखा रहे हो। और नीचे इसका वेट लगेगा mg। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम ना भाई, ये इतना स्ट्रेच कर दिया कितने से, एक्स नॉट से, और ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो गया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। इसका मतलब होगा कि एक्स नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। तो अब तुम्हें इलोंगेशन मिल जाएगी, एक्स नॉट कितना आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाई के। नाउ मास इज गिवन टू बी 2, g की वैल्यू ले लीजिए 10, डिवाइडेड बाई व्हाट इज के, 100 न्यूटन पर मीटर। सब आपने एसआई यूनिट में रखा है, तो योर एक्स नॉट विल कम टू बी 0.2 मीटर। कितना आ गया, 0.2 मीटर। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जब आप 2 kg के ब्लॉक को सस्पेंड करोगे स्प्रिंग से तो स्प्रिंग कितना इलोंगेट करेगी, 0.2 मीटर। ठीक है, फिर प्रॉब्लम का अगला पार्ट आपसे कह रहा है कि अब आप अगर 1 kg का एडिशनल ब्लॉक लाके सस्पेंड कर देते हो तो फर्दर कितना इलोंगेशन होगी। टोटल इलोंगेशन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है जब आप 1 kg का ब्लॉक इसके साथ लगा देते हो तो फर्दर स्प्रिंग कितना इलोंगेट कर जाएगी। तो देखो, अगर आप इसके साथ 1 kg का ब्लॉक लगा दोगे तो अभी अब हमारा मास कितना हो जाएगा, m+1 kg। m was the earlier mass, that is how much, 3 kg, yes or no। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो फर्दर इलोंगेशन है, ठीक है ना, जो फर्दर इलोंगेशन है उसको ले लेते हैं, लेट इट बी डेल्टा एक्स। ठीक है, फर्दर मतलब पहले तो इतनी ऑलरेडी इलोंगेटेड थी, इसके बाद जो इलोंगेशन हुई, तो तुमने अगर फर्दर इलोंगेशन को ले लिया डेल्टा एक्स, तो अब टोटल इलोंगेशन कितनी हो जाएगी स्प्रिंग में, तो एक्स नॉट तो पहले ही से थी प्लस डेल्टा एक्स। यस सुनो, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अगेन द सेम थिंग। अब आपका ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, यस सुनो। तो अब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो m तो पहले वाला मास था, दैट वाज 2 kg प्लस 1 जुड़ गया, ऊपर कितनी फोर्स बनेगी, k, टोटल इलोंगेशन कितनी हो गई, x नॉट प्लस डेल्टा x, और नीचे कितना बनेगा, m+1 मल्टीप्लाइड बाई g। अगेन ये किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप नेट फोर्स को कर दीजिए 0, तो के एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू m+1 मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है, नाउ यू विल गेट व्हाट, के एक्स नॉट प्लस के डेल्टा एक्स विल बी व्हाट,
mg plus 1 into g will be g. ठीक है. Now see this is equation number 1 जो आपको तब मिली थी जब आपने कितना मास हैंग किया था, m मास ना. जब आपने 2 kg हैंग किया था तो kx नॉट किसके इक्वल था, mg के. तो अगर मैं इसका यूज यहां पे करूं, सिंस kx नॉट वाज इक्वल टू mg, तो कैन आई कैंसल आउट kx नॉट ऑन LHS and mg on RHS both being equal. So therefore k delta x will be what, g. So therefore delta x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g divided by k. g is 10 meter per second square, k is 100 Newton per meter, so we'll get the value of 0.1 meter. तो ये आपकी फर्दर इलोंगेशन आ गई. ये आपकी क्या आ गई, फर्दर इलोंगेशन आ गई. आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 kg की इलोंगेशन निकाल लो ना, और उसमें क्या करो, 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे भी यही आंसर आएगा. ठीक है, बट मैंने क्या किया, कॉमन फैक्टर, क्योंकि kx नॉट किसके इक्वल था, mg के इक्वल था, तो मैंने इसे ओपन करके kx नॉट और mg कैंसिल आउट कर दिया, तो सीधे हमें क्या मिल गया, फर्दर इलोंगेशन डेल्टा x की वैल्यू मिल गई. ठीक है, सो दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 17. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 18. Suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongations. अब देखिए प्रॉब्लम 18 is not independent problem, ये प्रॉब्लम 17 पे ही बेस्ड है. तो प्रॉब्लम 18 ये कह रहा है कि मान लो जो प्रीवियस 17 वाली प्रॉब्लम थी ना, जिसमें तुम्हारी स्प्रिंग सीलिंग से अटैच थी, तो अब प्रॉब्लम 18 कह रही है कि आप ये मान लो कि वो सीलिंग किसकी सीलिंग है, एलिवेटर की सीलिंग है, और एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, और अब आप वैसे ही 2 ब्लॉक्स अटैच कर रहे हो, पहले 2 kg का और फिर 2 kg के साथ कितना, 1 kg, और आपको दोनों केस में इलोंगेशंस बतानी है. तो देखिए जब आप इस प्रॉब्लम को करोगे, आपके पास अगेन एस वी हैव सो मेनी टाइम्स अर्लियर टू, आपके पास 2 चॉइस है. आप ग्राउंड फ्रेम से भी देख सकते हो और आप एलिवेटर के फ्रेम से भी देख सकते हो. अगर आप एलिवेटर के फ्रेम से देखोगे ना, अगर आप एलिवेटर के फ्रेम से देखोगे और अगर आप ब्लॉक को स्प्रिंग से सस्पेंड कर दोगे और ये ब्लॉक स्प्रिंग को कुछ स्ट्रेच कर देगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो आपका परसेप्शन होगा कि जब when spring is elongated, when spring is elongated, when spring is elongated, A of block to be equal to 0. या सुनो भाई, क्योंकि आप एलिवेटर के अंदर ही हो, तो जैसे ये रूम है और रूम में तुमने क्या किया, स्प्रिंग को सस्पेंड कर दिया सीलिंग से, और स्प्रिंग से ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया, तो ब्लॉक स्प्रिंग को खींचेगा, इलोंगेट करेगा, और फिर तुम्हें ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखेगा, यानी तुम्हें दिखेगा कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 है. ये तुम्हारा परसेप्शन होगा. किस फ्रेम में, एलिवेटर के फ्रेम में. बट एलिवेटर का फ्रेम, ध्यान रखना एक लिमिटेशन है, ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो जब आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो आपको स्यूडो फोर्स भी लगानी होगी. और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, ठीक है ना, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हो, ग्राउंड पे आप खड़े होकर देखोगे, तो जब ब्लॉक को तुम स्प्रिंग से सस्पेंड करोगे और जब ये इलोंगेट कर देगा इसको और ये इक्विलिब्रियम में होगा, किसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, तो आपको क्या परसीव होगा, क्योंकि एलिवेटर इज गोइंग अप एट एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो आपको परसीव होगा कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऊपर है, कितनी, ए. या सुनो, क्योंकि भाई ब्लॉक की एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 0 होगी और एलिवेटर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए है, तो आपको क्या परसीव होगा, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो आपको परसीव होगा कि ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से. ठीक है, तो ये अंतर आ जाएगा. तो आपकी चॉइस है, इधर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ एलिवेटर और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ग्राउंड. तो मान लीजिए मैं चूज कर रहा हूं एलिवेटर का फ्रेम. मैं क्या चूज कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ एलिवेटर. ठीक है, फ्रेम ऑफ elevator, and as I told you it is a non-inertial frame, so before applying Newton's laws you have to take care of the pseudo force. ठीक है, तो देखो अगर आप एलिवेटर के फ्रेम में हो, अब तो बहुत आसान हो गया, कुछ सब कुछ वैसा ही करना है. ठीक है, और आपने
2 kg का ब्लॉक हैंग कर दिया और मान लीजिए कितनी इलोंगेशन हो गई, से द इलोंगेशन इज हाउ मच, वही चीज ले लो x नॉट, ठीक है। आपने कितने का मास हैंग कर दिया, 2 kg, ठीक है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो one is your mg, one is kx naught, and since you are in a non-inertial frame, so one will be the pseudo force. Now where will be the direction of the pseudo force? तो तुम्हारे फ्रेम की एक्सेलरेशन ऊपर है तो pseudo नीचे लगेगी, तो दिस विल बी m a, यस नो, ठीक। और तुम्हें, क्योंकि तुम एलिवेटर के फ्रेम से देख रहे हो ना, तो तुम्हें ये किस पे दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, तुम्हें नेट फोर्स 0 दिखेगी, यही चीज होगी ना। देखो आप एलिवेटर के फ्रेम में हो तो तुम्हें ए ऑफ ब्लॉक क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। आपका जो परसेप्शन होगा वो ये होगा कि ए ऑफ ब्लॉक विल बी 0, ठीक है। सो के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ए प्लस एम जी। सो एक्स नॉट विल बी व्हाट, एम ए प्लस जी डिवाइडेड बाई के। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एम एस 2, जी इज 10 प्लस एंड ए वाज आई गेस 2 ना, हाँ ए 2 की वैल्यू दी है तो 10 ले लो, जी 2 12 डिवाइडेड बाई 100, या सुनो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हाउ मच, 24 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.24 मीटर, 0.24 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया जब आपने कितना मास हैंग किया है, 2 kg का। सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपने मास बढ़ा दिया 2 kg के साथ, अगेन 1 kg हैंग कर दिया, पूरा सेम वैसा ही अप्रोच होगा ना बस। तो मान लेते हैं कि जो फर्दर इलोंगेशन है, जैसे वहां प्रॉब्लम नंबर 17 में माना था, वो कितना हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। अगेन आप इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या बनेगा, m प्लस 1, m वॉज 2 kg, उसको मैं आखिरी में, क्योंकि m की वैल्यू चाहो रख भी सकते हो 2, बट यहाँ पे ये वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो अभी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या लगेगा, k x नॉट प्लस डेल्टा x एंड 1 इज द pseudo force, m plus 1 multiplied by a. So again, since it is in equilibrium, you will get x naught plus delta x will be m plus 1 multiplied by a plus m plus 1 multiplied by g, not kg, it is g, fbd में g, right? So you'll get k x naught plus k delta x will be what, m a plus m g plus g, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो m a plus m g, एम ए प्लस एम जी, ये किसके इक्वल था, के एक्स नॉट के, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कि एम ए प्लस एम जी किसके इक्वल था, के एक्स नॉट के। तो एम ए प्लस एम जी आर एच एस पे, के एक्स नॉट एल एच एस पे आप कर दीजिए कैंसिल, राइट। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस जी डिवाइडेड बाई के। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.12 मीटर। तो फर्दर एलोंगेशन कितना होगा, अगर आप 1 kg का मास और हैंग कर दोगे, 0.12 मीटर। ये तब का केस है व्हेन द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है। एंड यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ एलिवेटर विच इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें तुम्हें ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 दिख रही है, तो तुमने नेट फोर्स को 0 से इक्वेट कर दिया। And while making the net forces, apart from the real forces, ये real force है, ये real force है, आपने pseudo force भी बनाई है, क्योंकि elevator is a non-inertial frame. Got it? चलिए, ये हो गई आपकी problem number 18. Now let us move to problem number 19. Now see, the problem 19 says that the force of buoyancy exerted by the atmosphere of a balloon, atmosphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass m and is found to fall down near the Earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? See, देखो अभी तक जब आप वैक्यूम की बात करते हो, कोई भी चीज अगर फ्री फॉल में है एंड देयर इज वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है,
तो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है mg, केवल क्या लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है mg। बट एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। जैसे आप बॉल को फेंकते हो तो चारों तरफ क्या है? एयर है। तो इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, विच कैन बी गिवन अ कॉमन टर्म फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो जब भी कोई चीज फ्लूइड में मूव करती है तो देखो, एक तो उस पर लगती है फोर्स ऑफ बुओयेंसी, जिसे बुओयेंट फोर्स भी कह सकते हो, बुओयेंट फोर्स, ठीक है। और again से फोर्स ऑफ बुओयेंसी एज टोल्ड इन द प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, इसीलिए इस प्रॉब्लम में, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में जब एससीवी में प्रॉब्लम है तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है ना, क्योंकि अभी ये किस में आता है टॉपिक? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो उन्होंने यहाँ ब्रीफली बता दिया कि ये फोर्स क्या है और किधर लगेगी। तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगती है। किधर लगती है? वर्टिकली अपवर्ड लगती है। इससे ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है, समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब भी ऊपर लगेगी, ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तब भी बुओयेंट फोर्स ऊपर लगेगी, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तब भी बुओयेंट फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज सेइंग दैट the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in the upward direction and remains constant। तो देखो, प्रॉब्लम तुम्हें दो चीज बता रही है। जो buoyant फोर्स लग रही है वो ऊपर लग रही है और वो कांस्टेंट है, यानी वो अपने मैग्नीट्यूड में भी नहीं बदल रही है। डायरेक्शन तो ऊपर है ही, साथ में वो अपने मैग्नीट्यूड में भी नहीं बदल रही है। फिर आगे ये कह रहा है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब देखिए, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? जब जैसे कोई ब्लॉक सरफेस पे चलता है तो फ्रिक्शन लगता है, तो वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, लिक्विड या गैस में मूव करता है तो वो फ्रिक्शन को यूजुअली हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं। तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो पहले तो कह रहा है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। देखो, दो चीज यहां पे आपको बताई जा रही है कि जो एयर रेजिस्टेंस है बैलून पे, या ये भी एक फोर्स है, मान लो से एफ आर, एयर रेजिस्टेंस को मान लेते क्या? एफ आर, ठीक है। तो ये पहली बात तो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बैलून की वेलोसिटी ऊपर है तो रेजिस्टिव फोर्स नीचे लगेगी, ठीक है ना। और अगर बैलून की वेलोसिटी नीचे है तब बताओ रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगी? तो आप कहोगे सर ये ऊपर लगेगी, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम बता ही रही है भाई कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। साथ में प्रॉब्लम इज सेइंग कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वो प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v लिख दो, ठीक। यानी आप लिख सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप क्या लिख सकते हो? kv, where k is some constant। यस सुनो, इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान देना, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है ना, अगर मान लो एक बैलून है और ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो आप कहोगे सर एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। और अगर ये बैलून ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी v, तो कहना इससे एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। और इन दोनों केसेस में एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बताओ यस सुनो, इन दोनों केसेस में जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑफ कोर्स होगा ना, क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में एक तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी की बात की गई है जो हमेशा ऊपर लगेगी, और एक एयर रेजिस्टेंस की बात की गई है जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज सेइंग कि बैलून में मास कैपिटल एम है और ये पाया गया इट इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो पहला केस है उसमें बैलून में मास कितना है? कैपिटल M, और पाया गया कि अर्थ सरफेस के पास नीचे आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? v से, ठीक है। तो अभी बताओ इस पे जो फोर्सेस लगेंगी वो क्या क्या और किधर लगेंगी? तो आप कहोगे सर फोर्स ऑफ बुओयेंसी तो ऊपर लगेगी ना, फोर्स ऑफ बुओयेंसी ऊपर लगेगी, यस सुनो बी। एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, यस सुनो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा। और mg नीचे लगेगा, ठीक है ना, mg नीचे लगेगा।
अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो बैलून का, तो ये m हो गया, ये b हो गया, ये fr हो गया और ये mg हो गया. And since it is given that it is moving with constant velocity, तो अगर ये constant velocity से चल रहा है तो a will be 0. So if you apply the Newton's law, the net force will be 0. Na? So you will get the equation what? The force of buoyancy plus the magnitude of air resistance will be equal to mg. ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई. यस नो ना, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई. अब आपसे ये पूछ रहा है हाउ मच मास should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v. अब पूछ रहा है कितना मास इससे हटा दो कि ये ऊपर चलने लगे उसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x मास बी रिमूव्ड. x kg मान लो आपने हटा दिया. अब आपने अगर x kg हटा दिया तो मास कितना हो जाएगा? m माइनस x kg ना, पहले m kg था. और अब इसे ऊपर जाना है कितनी वेलोसिटी से? v से. प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब इसको v वेलोसिटी से ऊपर जाना है. चलो अब इस पे बताइए क्या क्या फोर्सेस लगेंगी. तो आप कहोगे सर फोर्स ऑफ बॉयंसी तो अभी भी ऊपर लगेगी. यस नो, फोर्स ऑफ बॉयंसी तो अभी भी ऊपर लगेगी. वेट अब लगेगा नीचे. वेट पहले भी नीचे लग रहा था, अब भी नीचे लगेगा. तो m माइनस एक्स इंटू जी. वेट के डायरेक्शन में तो कोई अंतर आएगा नहीं. अब एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा बताओ? तो भाई एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है. तो वेलोसिटी ऊपर है ना, वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर है, तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? नीचे लगेगा. और क्या ना, इससे जो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा उसका मैग्नीट्यूड यही होगा. यस नो ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है. सिंस एफ आर अभी हमने देखा था ना, उसको आप लिख सकते हो के वी के सम कांस्टेंट. यही तो प्रॉब्लम ने कहा ना कि इसका मैग्नीट्यूड वी के प्रोपोर्शनल है और दोनों केसेस में वी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ आर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा. अगेन सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी. तो अब ऊपर क्या फोर्स बनेगी? बी. नीचे क्या बनेगी? एफ आर. और वेट द नेट फोर्स विल बी 0. So we will have the equation B will be equal to what? Fr plus m minus x multiplied by g. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. या सुनो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई ना. अब आपको पता क्या लगाना है? आपको पता लगाना है कि कितना मास आपको रिमूव करना है, यानी आपको x की वैल्यू पता लगानी है इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर. तो हमें x पता लगाना है. हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, b प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम जी. इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, b इज इक्वल टू एफ आर प्लस एम माइनस एक्स इंटू जी. तो अगर मैं दोनों से एफ आर एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि b इज गिवन द फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो अगर मैं एफ आर एलिमिनेट कर दूं तो इक्वेशन 1 से एफ आर की वैल्यू आएगी एम जी माइनस बी. ठीक, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए. तो b विल बी इक्वल टू व्हाट? एम जी माइनस बी प्लस एम जी माइनस एक्स जी. राइट. अब आप क्या कर दो? अब एक्स जी को बना दो सब्जेक्ट. तो एक्स जी कितना आ जाएगा? 2mg माइनस 2b. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यू कैन टेक 2 कॉमन, mg बाई जी, m माइनस b बाई जी. ये आपका फाइनल आंसर आ गया. देखो इतना मास आपको रिमूव करना होगा सो दैट द बैलून में स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, सॉरी स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इतना आपको मास रिमूव करना होगा सो दैट द सेम बैलून में स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर